बेटा एक वर्ड यहाँ पे यूज है स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट। पहले तो इसको समझेंगे, ठीक है। ऑफ इंडिया इन कंपैरिजन टू नेबर्स, ठीक है। नेबर में कौन कौन रहेगा? चाइना एंड पाकिस्तान। देखो हमारे पूरे के पूरे सिलेबस में 9 यूनिट्स हैं, 9 यूनिट्स हैं। पहले 5 यूनिट्स मैक्रो में है, वो ये कंप्लीटेड दैट, ठीक है। फिर इंडियन में 4 यूनिट्स हैं, ठीक है। पहला यूनिट था इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, सेकंड वाज इंडियन ग्रोथ फ्रॉम 1950 टू 1990, ठीक है, वो फर्स्ट यूनिट का पार्ट ही था। इकोनॉमिक रिफॉर्म सेकंड यूनिट, वो भी स्टैंड अलोन था। थर्ड चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिसमें से हमने एक रूरल डेवलपमेंट किया, ठीक है। और उसमें से हमारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर और एक और चैप्टर पेंडिंग है अभी, ठीक है। ये फोर्थ यूनिट है हमारा, दैट इज पाथ ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटजी और डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इन कंपैरिजन टू नेबर्स। अब ये चैप्टर का एक जस्ट समझना, एज अ स्टोरी इसको याद रखने की कोशिश करना, क्योंकि इसमें कुछ बेसिकली लेसन लर्न करने की कोशिश की जा रही है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड पॉलिसीज हाउ बिगर दे रोल अ प्ले इन द लॉन्ग रन पीरियड, कितना लॉन्ग रन में ये बेटर रोल प्ले करते हैं। इफ यू कुछ की पॉइंट्स आपको बताता हूँ। इस चैप्टर में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? हम इंडिया के बारे में पढ़ चुके हैं, वो यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे। वो आपके फर्स्ट 3 चैप्टर में आपने पढ़ा कि व्हेन डज इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस? 1947। 1947 से लेकर 1990 तक, ठीक है। इंडिया की ग्रोथ स्ट्रैटेजी क्या रही? इंडिया ने ग्रोथ के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए क्या क्या तरीके लगाए? नाउ द वर्ड हियर कम्स आउट स्ट्रैटेजी। हमने पढ़ा था पीएसयू उसके ऊपर डिपेंडेंस की गई, पॉलिसी सारी ऐसी बनाई, आधे ध्यान से पढ़ो, नींद आ जाती है, ठीक है। पॉलिसीज के ऊपर ध्यान लगाया गया। तो पीएसयू, ग्रीन रेवोल्यूशन, सेंट्रलाइज्ड, इस तरह की पॉलिसी बनी जो कि फेलियर हुई, और उन फेलियर्स के कारण हमने 1991 में न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, जो कि हमारी कंट्री के लिए ठीक प्रूव हुए। आई एम नॉट सेइंग परफेक्टली गुड, बट आज जो हम ग्रोथ देख रहे हैं, डिवर्सिफिकेशन देख रहे हैं, डेवलपमेंट देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स देख रहे हैं, फॉरेन इनफ्लोज देख रहे हैं, करेंसी रिजर्व देख रहे हैं, ठीक है ना, इन सबको देख रहे हैं, और करंट ग्लोबल कनेक्टिविटी देख रहे हैं। अब पिछले 4-5 दिन से कौन सी न्यूज़ सबसे ज्यादा हाईलाइट हो रही है? वर्ल्ड वॉर। ये तो मतलब 6 महीने साल से कह रहे हैं वर्ल्ड वॉर। किस बेसिस पे कह रहे हैं वर्ल्ड वॉर? ईरान ने अटैक किया इजराइल पे एज अ काउंटर, ठीक है। उससे इंडिया को क्या नुकसान होगा? गोल्ड रेट्स, ऑयल, व्हाटएवर वी इंपोर्ट फ्रॉम दोस कंट्रीज, और ईरान के पास एक रेड सी का रूट है, ठीक है ना। वो अगर हॉल्ट हो जाता है, अगर वो जिस कंट्री से हम बिजनेस कर रहे हैं, जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, उसके लड़ाई झगड़ा हो गया किसी के साथ, वो पहले लड़ाई झगड़ा करेगा या वो अपना बिजनेस करेगा? ठीक है ना, अपनी मर्जी, अपनी मर्जी है। क्या होता तो क्या करें? बेटा कोई आपके घर आपको मारने आ रहा है तो आप पहले बिजनेस करने जाओगे? बात सुन मेरी। सर वो भाग ही जाएंगे फिर तो। कौन भाग जाएंगे? ईरान वाले। हाँ तो फिर बिजनेस किस तरह करेंगे? इंडिया कैसे करेंगे बेटा? भागते भागते बिजनेस कैसे होगा? ऑनलाइन, ठीक है ना, जान बचेगी तो सब होगा। ईरान से इंडिया बहुत ऑयल इंपोर्ट करता है। इंडिया जो पिछले 3-4 सालों से बहुत स्ट्रैटेजिक एडवांटेज ले रहा था कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ भी एडवांटेज था, और रशिया के साथ भी बन गया अलायंस। खत्म होने लगा ईरान। मैंने कब बोला खत्म? नहीं मतलब जो आप कह रहे ये हो तो आगे जाके हफ्ते 10 दिन में पता लगेगा ना कि वॉर एस्केलेट होती है, या वॉर का साइड इफेक्ट कैसा आता है ईरान की इकोनॉमी पे, और उनकी पॉलिसीज कैसे इंडिया के साथ चलती है। क्या पता और बेटर बन जाए। जैसे रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई तो इंडिया को तो उसमें इकोनॉमिक पॉलिसीज में बेनिफिट मिला। ये तो आने वाला टाइम बताएगा। इस टाइम तो इट इज नॉट गुड फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी एज अ कनेक्टेड इकोनॉमी। तो आगे आगे हम थोड़ा, हमने इंडिया की प्रोग्रेस को देखा। अब इस चैप्टर में हम इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, इन 3 कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। नेबरिंग कंट्रीज बहुत है, इनकी क्या क्या स्ट्रैटेजी रही, और इन तीनों को ही क्यों पढ़ रहे हैं। एक क्वेश्चन मैं पूछता होता हूँ हमेशा सब बच्चों से, या उनको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ कि व्हाई ओनली चाइना एंड पाकिस्तान, व्हाई नॉट नेपाल, म्यांमार, सिंगापुर, भूटान, व्हाई दैट? क्योंकि इनकी इंडिपेंडेंस और पॉलिसी एक ही टाइम स्टैब्लिश है। सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंस लगभग सेम टाइप हुई, बिल्कुल ठीक। कब हुई पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस? 1947। जस्ट 1 डे बिफोर। उनको ये था इंडिया से पहले करना, बस दैट्स वाज द मोटो। चाइना की कब हुई? 1949। 1949। हाँ जी, एस्टैब्लिश हुआ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीआरसी, ठीक है। तो जब चाइना
उससे पहले क्या होता था? People Republic of China. पीपल इज द रूलिंग पार्टी राइट नाउ। उससे पहले जो लोग रूल करते थे दे हैव टू, तो ये कह रहा है भागना पड़ा, जैसे आज हम कहते हैं रानू लोगों को भागना पड़ जाएगा। द गवर्नमेंट व्हिच वाज रनिंग द गवर्नमेंट देयर, दे हैड टू सेफगार्ड देमसेल्फ बाय रनिंग। अफगानिस्तान में क्या हुआ, जो करंट लीडर्स थे दे, बांग्लादेश में क्या हुआ रिसेंटली। तो ये दुनिया के लेवल पे इट्स नॉट गुड। हम कब तक कहेंगे साथ वाली गली में लड़ाई हो रही है, साथ वाले मोहल्ले में हो रही है, साथ वाले घर में हो रही है। वी आर गोइंग टू गेट इनटू दैट। तो ये इस टाइम पे वर्ल्ड इकोनॉमी में चल रहा है, ठीक है। इन तीनों के इंडिपेंडेंस सेम थे और सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेशन के तरीके भी सेम थे। पब्लिक डिपेंडेंस, पीएसयूज डिपेंडेंट, ठीक है ना। लेकिन इनमें बहुत ज्यादा वाइटैलिटी डिफरेंस देखा। चाइना एक बूमिंग नेशन बन गया। पाकिस्तान जो शायद तीनों में से सबसे पहले प्रोग्रेस करना स्टार्ट हुआ था, अगर आप डाटा में जाओगे ना, इन 80s तीनों में से सबसे ज्यादा डेवलप्ड आउट ऑफ दीस थ्री, नॉट आई एम सेइंग डेवलप्ड नेशन, पाकिस्तान के पास ज्यादा बढ़िया डेवलपमेंट थी क्योंकि साइज कम था, तो रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग दे वर एबल टू मैनेज द थिंग्स। बट इन द लॉन्ग रन चाइना बहुत आगे निकल गया। आज इंडिया के पास पोटेंशियल है, चांस है टू बकल अप एंड कम एंड कवर दैट। और पाकिस्तान पता नहीं रेस में कहां पीछे रह गए, शायद उनका सर्वाइवल की बहुत क्वेश्चन मार्क हो रहा है, ठीक है ना। दे डजंट हैव बेसिक्स फॉर द कंट्री मेंबर, मे बी टर्न अराउंड हो जाए 10 सालों में, तो टाइम में आएगा, बट क्राइसिस हो गए। तो तीनों कंट्रीज में क्या क्या रहा, पहले चैप्टर का वो पार्ट रहेगा, ठीक है। देखो नोट्स के फर्स्ट पेज, एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया गया है, पास्ट स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया, जिसके ये रिपीट होगा जो हमने पहले पढ़ा था। देन कम टू थर्ड पेज, पास्ट स्ट्रेटजी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। देन पास्ट स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइना। अब ये जो पास्ट स्ट्रेटजी डेवलपमेंट ऑफ चाइना है, ये पेपर में पक्का टच करते हैं, क्योंकि चाइना के बारे में शायद हमें कुछ नहीं पता अब तक। 70-80% ऑफ टाइम मैनी स्टूडेंट डजंट इवन नो चाइना में गवर्नमेंट कैसे चलती है, चाइना में सिस्टम क्या है, ठीक है ना। नाउ विद द इंक्रीजिंग अवेयरनेस, जैसे हम यहाँ पे कहते हैं हमारे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट मूवमेंट रही, ठीक है ना। चाइना के ऊपर भी कौन रूल करता था, तो चाइना के अंदर दो पार्टीज थी, वहाँ कम्युनिज्म होता था। हमारे यहाँ पे मिक्स इकोनॉमी है, वो कैपिटलिज्म में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन कम्युनिज्म साथ साथ चल रहा है। तो दैट इज सम सॉर्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म, डिक्टेटरशिप, ठीक है ना। तो चाइना के बारे में पढ़ेंगे, इसमें दो स्ट्रैटेजीज आती हैं, दो पॉलिसीज आती हैं, ग्रेट लीप फॉरवर्ड एंड ग्रेट प्रोलेस्टियन कल्चर अप्रोच। इन दोनों में से एक पेपर में आती है हमेशा। तो पहला चैप्टर का पार्ट हम कवर करेंगे तीनों कंट्रीज की इकोनॉमिक प्रोग्रेस। क्या कवर करेंगे? तीनों कंट्रीज की इकोनॉमिक प्रोग्रेस। उसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट एक्सपीरियंसेस कि कंट्रीज ने जब अपने आप को ग्रोथ दी, इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई, तो अब स्ट्रैटेजी वर्ड क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रैटेजी, बताओ। Strategy is a comprehensive plan created against the business environment. Against the business environment, okay. Objective fulfill करना। और कोई definition, Govind? What do you mean by business environment? What do you mean by objectives? business के objectives को fulfill करना, organizational objectives। कौन से objective होते हैं, जैसे कि Social organization। कैसे नहीं, उसको भी नहीं सुनना, उसको भी नहीं सुनना। Survival growth। Survival, growth, profitability। ये organizational objectives, personal objectives। हाँ जी, आप बोलो आदित्य, आपने क्या बोला था? बोलिए। मैंने वही बोला है कि क्या बोला, क्या बोला है? बिजनेस एनवायरनमेंट की चेंजेस के बिजनेस एनवायरनमेंट के चैलेंजेस सॉल्व करना। क्या मतलब है उसका? बट इन बिजनेस एनवायरनमेंट सर इस सिचुएशन के हिसाब से जो आसपास कंट्रीज में या वर्ल्ड में चल रहा है उसके हिसाब से अपनी कंट्री को बनाना, एक्सटर्नल फोर्सेस को मैनेज करना, बिल्कुल ठीक। बिजनेस में एक इंटरनल होता है, एक्सटर्नल। मान लो मेरा एक बिजनेस है, मोनोपोली में है, किसमें है? मोनोपोली। तो मुझे एक्सटर्नल फोर्सेस तंग करेंगे? कर सकते हैं, कैसे? डिमांड कम कर देंगे। कैसे कम हो जाएगी? जब सेल करने वाला कोई नहीं तो डिमांड कैसे कम होगी? जब अल्टरनेटिव आएगा तो डिमांड नहीं, क्या पता वो छोड़ ही दे प्रोडक्ट। एप्पल की बस मोनोपोली थी ना मोबाइल मार्केट में, तो उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी ग्रोथ की क्या रखी? स्ट्रैटेजी कुछ हद तक ठीक है, ठीक है, मिशन ऑब्जेक्टिव ठीक है। स्ट्रैटेजी हमेशा बनती है कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंग, स्ट्रैटेजी अपने अकॉर्डिंग नहीं बनती है। गोल तो इसने भी ए Competitor के plan बी ने भी करनी, सी ने भी करनी, डी ने भी करनी। हम किनके साथ मार्केट में जूझ रहे हैं, कॉम्पीट कर रहे हैं, हम उनसे बेटर हो रहे हैं। व्हेन यू गो टू प्ले विद अ पर्सन, तो शायद आप दोनों बहुत अच्छे पर्सन हो, बहुत बढ़िया प्लेयर्स हो, बट यू हैव अ वेरी डिफिकल्ट कंपटीशन। जैसे कोई गेम में 10 टीम्स हैं, तो 2 टीम 1 एंड नंबर 2 है,
तो इसका मतलब बाकी 8 टीम्स को शायद वो दोनों हरा देते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू देयर मैच इट विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर। ऐसे होता है। तो इसका मतलब आप अपने कॉम्पिटिटर को कैसे बीट कर पाते हो, या जो आपके जैसा आपके साथ खड़ा है मार्केट में उसके साथ कैसे चल पड़ते हैं। तो स्ट्रेटजी इज समथिंग बीइंग अडॉप्टेड इन ऑर्डर टू ग्रैब मार्केट, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन योर ऑब्जेक्टिव्स, कीपिंग इन माइंड बिजनेस एनवायरनमेंट, टू हैव अ अपर हैंड हैव अ अपर हैंड देन योर कॉम्पिटिटर। कुछ ऐसा करना है जिसमें बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव करते रहो, आप एक्सटर्नल लीगल सब एनवायरनमेंट्स को भी ध्यान में रखो, लेकिन आप अपने कॉम्पिटिटर से बेटर करो, अपनी ग्रोथ भी करो। अच्छा मैं ग्रोथ कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं हर साल बिजनेस की 20% ग्रोथ कर रहा हूँ, बहुत अच्छी ग्रोथ है। ठीक है, आई एम हैविंग ग्रोथ ऑफ बिजनेस 20%, ठीक है, लेकिन मैं कॉम्पिटिटर्स को देख ही नहीं रहा। व्हेन आई वेंट टू सी, मेरे कॉम्पिटिटर्स को देखा, मेरी इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट ही 40% है, तो इसका मतलब मैंने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को दिए नहीं, मुझे मार्केट शेयर 10-20% मिला हुआ है, आई एम हैप्पी इन दैट। तो इंटरनल जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, इंटरनल एनवायरनमेंट तो करते ही है कंपनी, लेकिन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देखकर उससे बेटर करने के लिए कोई तरीके ढूंढना, कोई वेज ढूंढना, ठीक है, प्रमोशनल ऑफर्स करना या प्रोडक्ट बेटर बनाना, क्वालिटी अपग्रेड करना, दोस आर कॉल्ड स्ट्रेटजीज इन द बिजनेस स्टडीज। इकोनॉमिक्स में स्ट्रेटजी क्या होती है, आपकी इकोनॉमी का जो स्टाइल है, इकोनॉमी का जो टाइप है, कैपिटलिज्म सोशलिज्म मिक्स, उसको ध्यान में रखते हुए कैसे पब्लिक वेलफेयर एंड इकोनॉमिक वेलफेयर एंड ग्रोथ की जा सके, ठीक है ना। पूरी दुनिया में ग्रोथ रेट 3 से 4% इस टाइम, हम 7% पे बहुत खुश हो रहे हैं, बट एक ऐसा दौर भी था चाइना में ग्रोथ रेट 11% था, हम लोग पीछे थे, दैट्स व्हाई वो आगे चला गया। तो इसका मतलब ग्रोथ रेट को सिर्फ अपने इंटरनल नहीं देखना, एक्सटर्नल फैक्टर के साथ भी देखना, और उससे बेटर कैसे किया जा सके। पेप्सी कोका कोला की एग्जांपल लो बिजनेस के वर्ल्ड में, दे आर द मोस्ट स्टिफ कंपटीशन एवर, यानी वो पॉइंट स्टिफेस्ट ऑफ मतलब टफेस्ट ऑफ द नियरेस्ट ऑफ द कंपटीशन। कभी कोई नो डाउट पिछले 5-7-10 सालों में कोक हैज सरपास पेप्सी इन मेनी टर्म्स, बट पेप्सी इज नॉट अ स्मॉल ब्रांड, उसकी डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा है ना, जो में डाइवर्सिफिकेशन दोनों की है। कोक की एक प्रोडक्ट सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन है, उसके आउट ऑफ द प्रोडक्ट लाइन डाइवर्सिफिकेशन, और डिविजनल स्ट्रक्चर है, फंक्शनल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब वो तरीका है अल्टीमेटली प्रॉफिट दोनों को हमारे। तो कंट्रीज ने जो स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की अपनी कंट्री में पॉपुलेशन डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए, ठीक है, एंड क्या क्या अचीव किया। अच्छा आपके हिसाब से तीनों कंट्रीज में सबसे ज्यादा रहने के लिए बढ़िया जगह कौन सी है? इंडिया, चाइना के पाकिस्तान? इंडिया। इंडिया, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, हिंदुस्तानी है नहीं, चाइना नहीं बेटर, गए नहीं तो पता नहीं, डेमोक्रेसी नहीं है, आपको बिजनेस नहीं करने स्टैंडर्ड देंगे, ऑफ लिविंग और नहीं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, मतलब फ्रीडम ऑफ लिविंग कम है, फ्रीडम ऑफ लिविंग कम है, काफी उनके क्या सब जगह ऐसा है? रूल्स एंड रेगुलेशंस ज्यादा है। रूल्स एंड रेगुलेशन ज्यादा है। और तो रूल्स एंड रेगुलेशन इज अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? नहीं सर, अलग टाइप के ही है। मैम क्या हो गया बेटा? ठीक है, चाइना में इफ यू लुक एट द अचीवमेंट्स, वो इंडिया चाइना पाकिस्तान से बहुत आगे है। ह्यूमैनिटी इंडेक्स होता है, लिविंग एक एसेंशियल फॉर लाइफ इंडेक्स होता है, क्लीन वाटर कितना मिल रहा है, क्लीन एयर कितनी मिल रही है, बेसिक्स टू एसेस टू लाइफ मैक्सिमम लोगों को कितना है, वो इन दोनों से ज्यादा चाइना के पास, ठीक है। तो इसका मतलब जो चीजें हमें नहीं मिलती शायद हम उसको एक्सप्लोर करते हैं, हमारी प्रायोरिटीज क्या है। तो इन तीनों कंट्रीज की हमने कुछ अचीवमेंट्स को पढ़ना है, जिनके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, उनकी पॉपुलेशन के बारे में, उनकी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बारे में, ठीक है, उनकी ग्रोथ के बारे में, उनकी हाउ चाइना वन चाइल्ड पॉलिसी हेल्प देम इन द इनिशियल इयर्स, बट नाउ इट इज गोइंग टू हिट देम, अगर बट इफ दे डजंट डू एनीथिंग, बट उन्होंने उसका भी एक्शन ले लिया, ठीक है। हाउ इंडिया कैन लर्न फ्रॉम व्हाट चाइनीज हैव डन गुड and what mistakes they have made, how we can avoid whatever mistakes they have made, how India can avoid। ये चैप्टर इसलिए पढ़ाया जाता है कि आप समझ पाओ, ठीक है, कि तीन लोग एक साथ चले, एक स्टार्टिंग लाइन थी उनकी, ठीक है, एक साथ इंडिपेंडेंस मिला, बट कोई बहुत आगे निकल गया है, कोई बहुत पीछे रह गया है, और कोई अभी दोनों साइड पे स्विंग कर रहा है, कभी बहुत बढ़िया चलता है, कभी पीछे हो जाता है। इंडिया लाइक अ पेंडुलम शिफ्ट है ना। तो जब भी कंपैरिजन करना है एक जैसे होना चाहिए ना। आपका क्लास के बच्चे हो,
आपके मार्क्स और 8th क्लास के बच्चे के मार्क्स से कंपैरिजन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। आपकी क्लास में 95 लाना बहुत अच्छी बात है, 8th में 95 आम आ जाते हैं बच्चों के, या 6th में आम आ जाते हैं, तो कंपैरिजन शुड बी विद इक्वल पर्सन। तो स्टार्टिंग पॉइंट इन तीनों कंट्रीज का सेम है, दैट्स व्हाई हम इसको यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद पढ़ेंगे सेक्टोरियल चेंज, ठीक है ना। इसी के अंदर पढ़ेंगे कौन कौन से सेक्टर्स में कैसा कैसा डेवलपमेंट था, कंपैरिजन टाइप, एग्रीकल्चर कैसा था इंडिया चाइना में, पाकिस्तान में, इंडस्ट्री कैसी थी, ठीक है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स पढ़ेंगे, ये टेबल आता होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर का पेपर में, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं वो इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट में एक अप्रेजल स्ट्रेटजीज मैंने बनाया है टॉपिक। इस टॉपिक में से पॉजिटिव, नेगेटिव और कौन सी स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करके ग्रोथ हुई है कंट्रीज ने, इंडिया ने, चाइना ने। तो बात करते हैं चैप्टर का नाम स्ट्रेटजी है। पहले तीनों कंट्रीज को जानो, उन्होंने क्या अचीव किया है और किस पॉलिसी का उनको कैसा बेनिफिट आया है, वो अप्रेजल में बताया जाएगा, ठीक है ना। उनके बारे में आउटकम में बताएगा, चाइना के बारे में कि उन्होंने रिफॉर्म्स किए क्या, वो पाकिस्तान के बारे में और इंडिया के बारे में। So these will be the three topics, and conclusion में मैंने summary लिख दी है पूरे चैप्टर की, so that if a paper question comes for 6 marks, you are able to write up a summary of that. Introduction मिल गया एक brief, ठीक है। पहला introduction का सिर्फ हाफ पेज रीड करते हैं आज, ठीक है। चलो स्वयं का रिव्यू का पहला पेज स्टार्टिंग 3 पॉइंट्स। Past strategy of development of India, China and तो चैप्टर का नाम हो गया, ठीक है ना। आगे The three neighbors had almost a common start of their path of development. India and Pakistan became independent nations in 1947. इंडिया की 1947, चाइना की 1947। आगे People's Republic of China was established in 1949. ठीक है, तो कम से कम डेट से याद हो जाएगी। एस्टैब्लिश वो नई गवर्नमेंट बनाएगी। इंडिया में कोई कांग्रेस सेटअप हुई, क्या ब्रिटिशर्स वाली के बेसिस पे हुई, अपने बेसिस पे हुई। आगे There were two common elements in the strategies of growth of these neighboring countries. इन तीनों कंट्रीज में जो दो कॉमन बातें थी वो क्या थी, याद रखना। जनरल क्वेश्चन आते हैं चैप्टर के, ये बात आनी है। और ये दोनों पॉइंट तीनों कंट्रीज में कॉमन है। किसी की इंटेंसिटी ज्यादा है, किसी का बेनिफिट ज्यादा है, किसी का कम। हाँ, All these countries adopted planning as the core development strategy. प्लानिंग कमीशन जैसे इंडिया में सेटअप हुआ ना, तीनों कंट्री ने सोचा कि हम पहले प्लान करेंगे, कुछ एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म, 1 ईयर, 2, 3 ईयर, 5 ईयर, और उसके हिसाब से चलेंगे, ठीक है ना। अब इंडिया ने अपना फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब अनाउंस किया था, 1951 में। हमने प्लानिंग कमीशन पढ़ा था सेकंड चैप्टर में, ठीक है। चाइना ने कब अनाउंस किया, 53 और पाकिस्तान ने कब अनाउंस किया, 56 तो इंडिया सबसे पहले अनाउंस किया था। अब वो था 1970s तक, इंडिया तीनों में से सबसे आगे था। चाइना का बहुत बुरा हाल था। 1978 तक चाइना क्लोज इकोनॉमी था। जैसे हमने 91 में ओपन किया अपने आप को, चाइना ने ओपन कब किया था, 1978। तो उसने ओपन अपने आप को जल्दी किया। एलपीजी या जो भी प्राइवेटाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन अडॉप्ट की, उसका आउटकम हुआ कि पहले 10 साल 20 साल वहां पे सेटअप हुआ, इंडस्ट्री बनी, ये सब हुआ। जब तक इंडिया ने शुरू करना तब तक वो प्रॉपर सेटअप कर चुके। तो अब वो सेटअप को मेंटेन कर पाएंगे। अब उनके पास बार्गेन पावर आ गई, क्योंकि दुनिया की इस टाइम पे सारी की सारी प्रोडक्शन, आउटपुट, मेजॉरिटी चाइना के सिर पे चलता है। तो चाइना इस वक्त बार्गेन में चला गया। तो दैट्स व्हाई द एंटायर वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर अ अल्टरनेटिव टू चाइना, कि अगर इसको इतनी सुप्रीम पावर मिल गई तो इकोनॉमिकली सबको सप्रेस करेगा, जो कि हमने देखा भी, देखिए तो श्रीलंका, कुछ गल्फ कंट्रीज में भी देखा गया, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई एक ही बंदा मोनोपोली वाला नहीं होना चाहिए किसी भी चीज में। देयर शुड बी 2, 3, 4, 5 सप्लायर। आज से 100 साल पहले अमेरिका में कितनी इंडस्ट्रीज थी, देयर आर मेनी इंडस्ट्री जो बंद हुई पड़ी। यूरोप में कितनी इंडस्ट्रीज थी, ब्रिटिशर्स ने राज किया कितने कंट्रीज पे, तो ब्रिटिशर यूरोप में इंडस्ट्रीज बनाते थे। पढ़ा था ना हमने फर्स्ट चैप्टर में, वो इंडस्ट्रीज बनाते थे जो कि उनके अंडर थी, उसको पूरी दुनिया में सामान बेचते थे। अल्टीमेटली इकोनॉमिक शेयर कितना आपका वर्ल्ड जीडीपी में, यही एक मैटर करता है। और सबसे ज्यादा इकोनॉमिक शेयर किसका है, यूएस एंड चाइना का। दैट्स व्हाई दे आर द टू लीडिंग कंट्रीज, ठीक है। आगे All these countries relied on public sector as core sector. अंडरलाइन पब्लिक सेक्टर है इको सिस्टम, नाम अलग अलग है, हमारे पीएसयूज है, उसमें अंडरटेकिंग्स है, आगे आएगा। लेकिन तीनों कंट्रीज ने, गवर्नमेंट ने सोचा कि हम अपनी कंपनीज की रेट करेंगे, उससे चलेंगे। चाइना में वो फॉर्मूला चल गया, इंडिया में फॉर्मूला फेल हो गया। अगर इंडिया के पीएसयू सक्सेसफुल हो जाते, एफिशिएंसी डिराइव कर लेते, आउटपुट डिराइव कर लेते इन अ बेटर मैनर, करप्शन एंड रेड टेपिज्म कम होता,
ठीक है ना, इलिटरेसीज कम होती तो शायद इंडिया भी क्या बहुत क्या अच्छा। लास्ट में आप रेड टेपिज्म होता है भाई भतीजावाद, मतलब मेरे रिश्तेदार है, चलो भी इसको कॉन्ट्रैक्ट दे दो, आई एम अ पॉलिटिशियन, आई एम अ मिनिस्टर, आई एम अ ब्यूरोक्रेट, तो मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट्स अपने नॉन लोगों को दे दी, इसके बाद ठीक है ना। एक और मुद्दा इल विल, पॉलिटिकल इल विल, पॉलिटिकली इंटेंट ही नहीं है हमारा कि हम काम अच्छा करें, हम पैसा कमाने के लिए आए हैं, अपने पर्सनल मोटिव से आए हैं, वी आर नॉट हियर फॉर द पब्लिक सर्विस। अब लास्ट 10 इयर्स में ग्रोथ दिख रही है, ऐसा नहीं पुरानी गवर्नमेंट से ग्रोथ नहीं, आई एम नॉट अगेंस्ट द एनी गवर्नमेंट, लेकिन एक स्मार्ट वर्क इन्होंने जो किया, जो कि बहुत अच्छी बात है, जितने भी प्रोजेक्ट्स पिछले 50 सालों में शुरू हुए, लेकिन उनकी जो डिजायर्ड आउटपुट थी वो नहीं दे पाए। एक कंस्ट्रक्शन की रूम की स्टार्ट वो 80% हो गया, तो बंद कर दिया क्योंकि उसमें कोई करप्शन या कोई गड़बड़ निकल आई, या उसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क रेज हो गया। तो ऐसे इंडिया में कितने सारे प्रोजेक्ट्स थे जो बंद पड़े थे, जिनके ऊपर 60-70% कॉस्ट इनकर हो चुकी थी, इन्होंने उन्हीं प्रोजेक्ट्स को पकड़ के पूरा कर दिया, क्रेडिट भी ले लिया पॉलिटिकली, पर पॉलिटिकल विल क्या थी, इकोनॉमी में जो पैसा लगा हुआ है, इकोनॉमी में जो एफिशिएंसी है, पोटेंशियल है, उसको बाहर निकाला जाए। ऐसा नहीं पुरानी इकोनॉमीज में गवर्नमेंट की पॉलिसीज नहीं थी, ठीक है ना। तो तीनों कंट्री ने, चाइना में आज भी आपको पता है चाइना ने क्या किया था 1970 में, चाइना ने आगे जाकर पढ़ेंगे कम्यून सिस्टम बनाया था। क्या बनाया था? कम्युनिटीज क्रिएट कर दी यार, इसका जैसे हम लेट्स से टीचर, टीचर्स की कम्युनिटी क्रिएट करते हैं, क्या आप सब टीचर्स उसके लिए गाइडलाइंस दे दी कि आप ऐसे चलोगे, एग्रीकल्चर के लिए कम्युनिटी बना दी, स्पेसिफिक सेक्टर के लिए कम्युनिटी बना दी, वो कम्युनिटीज तो बना दी, लेकिन उस कम्युनिटी में कौन स्पेशलाइज्ड सर्विस देगा, कौन डायरेक्शन देगा, उसके लिए वो हेवीली डिपेंडेंट हो गए अदर कंट्री में। किस पे डिपेंडेंट हुए पता है? रशिया पे। किस पे डिपेंडेंट हुए? लेकिन रशिया ने जब क्राइसिस आया तो बैकआउट कर लिया, उनकी कंट्री में इतना बुरा हाल हुआ, इतने लोग मरे, अराउंड 4 से 5 करोड़ लोग भूखे मर गए थे इन 1970। तो चाइनीज गवर्नमेंट ने उसके बाद एक स्टेप लिया कि हम अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाएंगे। तो गवर्नमेंट ने अपने पब्लिक सेक्टर्स के अंदर अपने टीचर्स, अपने स्टाफ, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप किया, और 10 से 20 साल तक उनको फॉरेन में अलग अलग जगहों पे पढ़ने भेजा, उनको कंपनी में जॉब करने के लिए भेजा, और उनको बोला वहां से काम सीख के आओ, बाद में आके हमें यहाँ से। गेटिंग अ पॉइंट? इंडिया भी करती है, रिसर्च सेंटर्स, IITs, IIMs में क्या होता है, जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट डेलीगेशंस, एक्सचेंज प्रोग्राम्स, बट इफ दे कम बैक टू इंडिया तो इंडिया को बेनिफिट है। ब्रेन ड्रेन पढ़ते हैं ना, अगर कोई स्किल्ड पर्सन बाहर जाता है, आप में से, मेरे में से कोई, वहां जाके अपना स्किल बेटर करता है क्योंकि एनवायरनमेंट बेटर है, लेकिन उस स्किल के साथ अपनी लाइफ के 10-15 साल आगे बाद में इस इकोनॉमी में लगाता है, तो हमारी इंडियन इकोनॉमी को फायदा है ना, नहीं तो उसको इंडिविजुअल को तो फायदा हो गई, ठीक है। तो चाइना में वो चीज 1970s एंड 80s एंड 90s में बहुत एप्लीकेट हुई, उनके स्टूडेंट्स को भेजा जाता था बेस्ट यूनिवर्सिटीज में, efforts were made, free scholarships were given, education was given, उनके साइंटिस्ट, उनके डॉक्टर्स को एक्सचेंज प्रोग्राम पे गवर्नमेंट स्पॉन्सर करते थे। ऐसा नहीं हमारी गवर्नमेंट नहीं करती, पर वो बहुत हाई लेवल पे करते थे, आज भी करते हैं। अब वो इतने डेवलप हो गए, वो एट पार आ गए, रिसर्च में अभी भी थोड़ा सा जापान और यूएस से पीछे हैं, बट कई चीजों में आगे भी हो गए, और वो अब दुनिया को बताते नहीं कि हम आपसे आगे, तो दे आर सीक्रेटली ट्राइंग टू डू मेनी थिंग्स, ठीक है ना। तो इसलिए उनकी रिपल्शन हो रही है। तो दो कोर बातें कॉमन क्या निकली, तीनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम था, दूसरा तीनों ने डिपेंडेंस किसके ऊपर बनाई। अगर तीनों के एक्सप्लेनेशन आ जाए, आप तीनों में से ये पॉइंट तो लिख ही सकते हो, ठीक होगी बात। चलो कल हम ऐसे करेंगे, इंडिया का और पाकिस्तान का समराइज करेंगे, चाइना का एक अलग से करेंगे, ठीक है।